नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर निगम पार्षद उमेश द्विवेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 2022 में बीजेपी के लिए अपनी सत्ता बचाना कितना मुश्किल है? वर्तमान समय में जो भी परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए कहीं संशय ही नहीं है कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार न बने, और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और हो सकता है कि जो करिश्मा पिछली बार था उससे बेहतर भी हो सकता है, लेकिन ये इसमें संशय नहीं है कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार न बने। सर, महंगाई, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो ऐसे में सरकार बनाना मुश्किल नहीं होगा? क्योंकि सर, तेल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल और डीजल। देखिए, महंगाई कभी मुद्दा बनती ही नहीं। महंगाई तो निरंतर, हमेशा चिरंतर, और महंगाई कभी चुनाव का मुद्दा नहीं रही है। दूसरा बात, रही बात बेरोजगारी, देखिए जिस तरह से जनसंख्या का विस्फोट है और जिस तरह की जनसंख्या विस्फोट के कारण जो है सर्विस तो लिमिटेड है, नौकरियां तो सीमित हैं, और जब कोई नौकरी पा जाता है तो 50 साल, मतलब मिनिमम जो है 34 से 35 साल वो सर्विस करता है, 60 साल तक की उम्र तक सर्विस करता है। तो एक तो गैप ये बड़ा बन जाता है। तो रही बात है रोजगार कैसे उपलब्ध हो। जी सर। वर्तमान सरकार इतना सेंसिटिव है, उसने केंद्र की सरकार, मोदी जी इतने सेंसिटिव हैं इस विषय में, उन्होंने एक विभाग ही बना दिया, कौशल विकास। जी। रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण लो, और यहाँ तक की सुविधाएं कि आप उस जो प्रशिक्षण जिसने भी लिया उसको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बिना क्या कहते हैं उसके ऋण लेना। देखिए, हमारे यहाँ बेरोजगारी का मतलब बेरोजगारी, सरकारी नौकरी की स्थिति क्या है वो तो सीमित है हर आदमी, लेकिन रोजगार कैसे मिले, रोजगार बढ़े कैसे, इसके लिए सरकार चिंतित है और बहुत काम कर रही है। हर को जो रोजगार करना चाह रहा है उसको रोजगार मिल रहा है, और जो काम चोरी करना चाहता है उसको नहीं मिल रहा है। जो काम नहीं करना चाहता है उसको कहाँ वो होगा। बेरोजगारी सिर्फ एक बना बनाया मुद्दा है। हाँ, जनसंख्या विस्फोट है, इस नाते एक बेरोजगारी एक विषय है, कहीं पीछे नहीं है। सर, अभी आपने बोला कि महंगाई चुनावी मुद्दा नहीं है सर, जबकि अगर विपक्ष का देखा जाए या आपकी ही पार्टी का देखा जाए तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। क्यों चुनाव आने के कुछ ही 1 महीने पहले ही तेल के दाम भी घटा दिए गए, गैस भी। देखिए, तो सर, ये अगर मुद्दा नहीं है तो ऐसे पलटी क्यों मारी गई? नहीं, देखिए क्या है कि ये पलटी नहीं मारी गई जी। समय की मांग के अनुसार है। चीज़ें अभी तक देश की स्थिति क्या थी, पिछले बहुत सारी चीज़ें हैं, उतने बड़े बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले बहुत सारी लोनिंग थी किसी की तरह से। देखिए, देश हित में कुछ निर्णय तो कठोरता से लेने पड़ेंगे, और वो सरकार ने लिए। अब लग रहा है कि कुछ चीज़ें कवर हो गई हैं तो कुछ रिलैक्स देना चाहिए। उस आधार पर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए और गैस के भी दाम, और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। सर, कहा जाता है कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी ध्रुवीकरण करती है। अब ये नया शगुफा छोड़ दिया गया है, तो सर क्या आपको लगता है कि जनता इस बहकावे में आएगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ध्रुवीकरण का तो वो ही नहीं करती। मार्केटिंग विपक्ष करते हैं, और वो करते हैं कि ये चीजें हैं, इस तरह का है। देखिए, राम मंदिर बन रहा है, कहीं कोई राम मंदिर की बात कर रहे हैं क्या? बना रहे हैं ना। पहले तो लोग कहते तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी तो बत गई, और भव्य मंदिर बन रहा है। तो कोई जो भी काम हो रहा है, जैसे काशी का कॉरिडोर, जो काशी विश्वनाथ का भव्य बन रहा है। आप प्रयाग को ही देख लीजिए, कुंभ की नगरी है, और पिछले 5 सालों में देख लीजिए क्या प्रयाग की स्थिति क्या है। सर, राम मंदिर पे ही एक संजय निषाद जी ने राम को दशरथ का बेटा मानने से कहा कि मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, एक तो इतिहास को कुछ वामपंथियों और कांग्रेसियों ने इस तरह से तोड़ मरोड़ करके कर दिया। हम आप एक उदाहरण स्वरूप, सर, वो बीजेपी के संगठन में है। नहीं, वो पहले सुन तो लीजिए, मैं बात उसी तरह वो क्या कहते हैं, इतना तोड़ मरोड़ दिया है जी। तो अब जैसे संजय निषाद जी को है, उन्हीं के ज्ञान के आधार पे उन्होंने बयान दिया होगा
मैं उस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो क्योंकि वर्तमान समय में अब जैसे एक भाजपा में सांसद रही सावित्रीबाई फुले बहराइच से, और उन्होंने कहा कि हिरणा कश्यप मेरी जात का था। अब उनको पता ही नहीं कि वो पहले वो किस जात का हिरणा कश्यप था और वो क्या, लेकिन अब आधे अधूरी ज्ञान को लोगों ने वो कर दिया। वामपंथियों और कांग्रेसियों ने इसलिए इतिहास को तोड़ा। सर मतलब कि जब संजय निषाद ने ये कहा था तो उनके ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं हुई थी बीजेपी की ओर से। हालांकि अभी कोई विपक्ष का करता तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो जाती है उसके लिए। देखिए, संजय निषाद जी का जब बयान आया या बयान वो कहीं चर्चा का विषय ही नहीं हुआ है। वो इस तरह का बयान उनकी व्यक्तिगत निजी अपना है, उस पर कोई बोल करके क्या मतलब है किसी बयान किसी विवाद को बढ़ाना। विवाद जो बढ़ाने के लिए विवाद बढ़ाया भी जाता है, लेकिन वो कहीं सार्थक दृष्टि से उन्होंने निरर्थक चर्चा बात कही। सर 2022 के चुनाव में बीजेपी के क्या मुद्दे हैं? क्या अब्बा जान और चाचा जान ही रहेगा या कुछ काम भी हैं दिखाने को? सर देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण, आप प्रयाग की धरती पे हो जी, पिछले 5 सालों से और आज़ादी के बाद से इलाहाबाद प्रयाग का ही विकास आप देख लो। आज़ादी के बाद और वर्तमान समय में एक ही शहर का एक ही उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप उसी के विकास को देख करके आप बता दो क्या किस तरह की सड़कें हो गई, किस तरह के चौराहे हो गए, कितना सुंदर आपका नगर हो गया, कितनी चीज़ें चौड़ी चौड़ी सड़कें, कितना तो विकास दिख नहीं रहा है। प्रयाग में ही आप एक देख लो। इसी तरह से पूरे, अब काशी का ही दूसरा उदाहरण काशी का ले लो। काशी में काशी कॉरिडोर, जो शंकर भगवान की गलियों में मंदिर था, आज देख लो आप जाकर के काशी का ही देख लो। कहीं भी आप उठा लो, किसी भी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कहीं भी आप उठा लो, हर जगह विकास की धारा बह रही है। हाँ, लोग ये कहते हैं कि मैंने कहा, मैंने ये किया, मैंने वो, लेकिन दिखाई कहाँ पड़ रहा है? दिखाई ये पड़ रहा है आज वर्तमान समय में जो चीज़ें आ रही, जो योजनाएं सरकार ऊपर बैठे लोगों ने बना दी है, हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी, और ये जमीन में दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं विकास, तो सबसे प्रमुख मुद्दा विकास है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सर्व समाज को लेकर के चलती है। कभी कोई बाइफरकेशन नहीं होता कि इनको इस जाति को नौकरी दी जाए या इस जाति को ये सुविधाएं दी जाए, ये कहीं कोई नहीं। आप पूरे उसमें देख लीजिए, कहीं कोई बंटवारा इस तरह का नहीं हुआ है। सर लेकिन चुनाव के आते आते हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं की है बांट करके। अरे अगर करनी होती है तो ये पूरे आप देख लीजिए, 14 से सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, कहीं कोई आप बता दीजिए कि एक भी उदाहरण दे दीजिए कि बाइफरकेशन किया हो, या योगी जी की ही सरकार है, कहीं कोई आप एक उदाहरण दे दो कि दंगे हो रहे हों या किसी का उत्पीड़न धर्म के आधार पे या जात के आधार पर किसी का हुआ हो। ये सिर्फ और सिर्फ कपोल कल्पित है, विपक्ष के द्वारा रचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई न ध्रुवीकरण करती है, न कहीं किसी उसर समाज को लेकर के चलती है, और चल रही है। और यही कारण है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अच्छा सर, 2012 से आप बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, तो क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, यह तो निर्णय करना पार्टी का है। 2012 में मांगना मेरा अधिकार है और देना पार्टी का है। मैं एक बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने 2012 में मांगा तो जोखूलाल जी एक विधायक थे, सिटिंग विधायक थे, भाजपा की नीतियों से को पसंद किए, भाजपा में आ गए। उनको पार्टी ने बेहतर समझा, उनको लड़ाया। 17 में भी प्रवीण पटेल को फूलपुर की सीट से लड़ाया। तो मैं कभी इस आधार पे राजनीति में नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी से विचार से जुड़ा हूँ और विचारों से ही मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं स्वार्थ की परिधि में नहीं रहता। जो पार्टी तय कर देगी, पार्टी तय करेगी कि आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ूंगा। पार्टी तय करेगी कि आपको ये करना है, इस काम को करना है, काम करेंगे। और मैं उस विचारधारा से जुड़ा हूँ, किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ा हूँ। पार्टी अगर चाहेगी तो टिकट देगी, नहीं देगी तो जिस विधा में करेगी उस विधा के लिए तैयार हूँ। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
सर अक्सर आपको फूलपुर में सक्रिय देखा गया है, तो क्या आप फूलपुर में इस समय क्या समस्याएं देखते हैं? देखिए, सक्रियता फूलपुर में उसका एक कारण है कि फूलपुर मेरा पैतृक गांव है जी सर। और क्या कहते हैं, और फूलपुर विधानसभा में पैतृक गांव है। और वैसे तो मैं नगर निगम में पार्षद रहा, शहर में भी सक्रिय रहता हूँ। तो ये सक्रियता थोड़ा फूलपुर इसलिए विशेष ये था कि पैतृक गांव है और एक आत्मिक लगाव सा है, तो इस नाते वहाँ थोड़ा ज़्यादा सक्रियता है। और इसी नाते सर समस्याएं आपके हिसाब से फूलपुर देखिए, में फूलपुर में समस्याएं बहुत कुछ दरअसल नहीं है, लेकिन फूलपुर में एक प्रमुख समस्या जैसे कछार में एक बड़ा हिस्सा कछारी हिस्सा है, उसमें सिंचाई का एक संसाधन बिजली नहीं वहाँ पहुँच पा रही है। एक ये समस्या, मूल समस्या वहाँ की है। दूसरा, फूलपुर में देखा जाए तो किसानों के पास ज़मीनें कम हैं, क्योंकि आबादी घनी है, किसानों के पास ज़मीनें कम हैं और बहुत बड़े बड़े किसान नहीं हैं कि जिसके पास 100-200 बीघा हो। तो फूलपुर में किसानों की बहुत ज़्यादा 30-40 बीघे के बड़े काश्तकार नहीं हैं। तो एक तो वहाँ क्या कहते हैं, इसलिए वहाँ आपने जो कहा, वहाँ रोजगार एक समस्या बन सकती है। रोजगार प्रमुख रूप से रोजगार की समस्या है। बाकी धीरे धीरे जैसे स्वास्थ्य पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, स्वास्थ्य पे क्या कहते हैं, कई अस्पताल भी खुल गए और सुविधाएं बढ़ गई, स्वास्थ्य बेहतर है। सड़कें माननीय PWD मिनिस्टर और डिप्टी CM महोदय जी की वजह से फूलपुर में सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं। तो विकास की दृष्टि से अभी जो समस्याएं हमें लगती हैं, एक रोजगार को लेकर के कि रोजगार परक व्यवस्थाएं नहीं है, इफ्को के नाम कोई कारखाना नहीं खुल पाया, तो उसका भी एक कारण यह है कि ज़मीनें भी उपलब्ध न हो। सर ऐसा क्यों है कि फूलपुर में इफ्को के अलावा और कोई औद्योगिक संस्थान नहीं है? बड़ा उद्योग लगाने के लिए बड़ी ज़मीन चाहिए। फूलपुर में ज़मीन बड़ा कठिन है उपलब्ध होना। हाँ, ये है कि ज़रूर वहाँ कुछ चीज़ें डेवलप की जाए, जैसे हब बने, जैसे आंवला हब बन गया प्रतापगढ़, तो बहुत सारी चीज़ों को, तो उस तरह का कोई एक हब बनना चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं उस विषय में, दिशा में काम कर रहे हैं, देखिए आगे भविष्य में दिखेगा। सर आपने एक वक्तव्य दिया था कि ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज को तेजी से अपनी ओर खींच रही है। देखिए ये बड़ा गंभीर विषय है। देखिए, ये खींचना और ये बैठकें करना, वो करना, ये तो अलग विषय है, हर पार्टी करती है, अपना अपना दांव चलती है। रही बात ब्राह्मणों क्या, तो ब्राह्मणों को मैं जो वक्तव्य मैं देता भी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जानता हूँ, मैं उस बात से मेरा भी विचार है। ब्राह्मण हमेशा सर्व समाज को लेकर के चला है, और समाज में अगर कुरीति आई है तो उसको वो क्या कहते हैं समाधान करने के लिए कोई न कोई नायक पैदा हुआ है। आप चैतन्य महाप्रभु को देख लीजिए, रामदास जी को देख लीजिए, तुलसीदास जी को देख लीजिए, चाणक्य को देख लीजिए। देश में जब भी संकट उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण हमेशा आगे आया है, ब्राह्मण हमेशा इस दिशा में काम किया है। और वो तो ब्राह्मण को लगता है कि अब जैसे सनातन संस्कृति है तो ब्राह्मणों का वो है, तो आज वर्तमान सरकार सनातन संस्कृति के लिए काम कर रही है, इसलिए जो है क्या कहते हैं ब्राह्मण ज़्यादातर। तो आपके हिसाब से ब्राह्मण बीजेपी के साथ होंगे? निश्चित तौर पर मजबूती से है, और ब्राह्मण कभी जाति की राजनीति नहीं किया है, और हमेशा देखिए रावण को उसने नहीं माना, अपराधी माना। जो अपराध करेगा, जो रहेगा, उसको अपराधी मानता है, वो उसका पक्ष कभी नहीं लेता। वो जो सच है और जो सत्य है और जो समाज को एक दिशा देनी है, उसके लिए वो काम करता है। वो भाजपा सरकार उस विषय में बहुत काम कर रही है। इस नाते भाजपा की ब्राह्मणों का उत्पीड़न होना कहीं कुछ नहीं, अपराधी है तो अपराधी है, उसको दंड मिलना चाहिए। ब्राह्मण कभी अपराधियों का, रावण का नहीं दिया, इतने बड़े राजा थे, रावण का नहीं, राम के साथ खड़ा था। तो ब्राह्मण हमेशा सत्य और उसके दृष्टि में रहता है, और भाजपा उस दिशा में है। राष्ट्र के प्रति जो भाजपा का काम है, उसके प्रति ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र और समाज देखता है। तो दोनों चीज़ें भाजपा में दिख रही हैं, तो वो भाजपा के साथ खड़ा होगा, मजबूती से खड़ा भी है। जी सर, आज का एक अहम सवाल है कि 2022 के चुनाव में आप अपना मुख्यमंत्री किसे देख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी को या योगी आदित्यनाथ जी को आप दोबारा लाएंगे? देखिए, ये
हमारे भी लेवल का प्रश्न नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको बता दूं, इसमें अब संशय रह ही नहीं गया है। अमित शाह जी ने और जितने वरिष्ठ नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह दी है। तो इसका मतलब उस प्रश्न का तो कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो अगला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी जी होंगे। तो ये उसमें कोई संशय नहीं है। रही बात हमारा अगर निजी वो होगा तो हमारे केशव जी तो निकट है, तो हम तो चाहेंगे कि केशव जी बने, लेकिन अगर पार्टी हित की तरफ से देखेंगे तो योगी जी तो ऑलरेडी तय हो चुका है। अब वो विषय नहीं रह गया है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो सर मतलब कि आपकी अगर बात की जाए तो आप केशव प्रसाद मौर्य जी को चाहेंगे? देखिए पार्टी के हिसाब नहीं से नहीं नहीं, मैं देखिए मैं उसमें कुछ इसमें नहीं। हर आदमी अपना सोचता है कि हमारा कौन निकट है जी सर। तो उस नाते मेरी अगर सोच होगी तो निकट के नाते मैं तो केशव जी का नाम लूंगा। लेकिन योगी जी का कार्य भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको कहा जाए कि गलत है और गलत दिशा में काम करे। उनसे उनकी ईमानदार छवि है और वो सर्वमान्य नेता है और वो योग्य हैं, मुख्यमंत्री उनको बनना भी चाहिए। और योग्यता की दृष्टि से देखा जाए, देखिए दिमाग और दिल दोनों अलग अलग है। दिमाग से देखा जाए तो योगी जी, दिल से देखा जाए तो केशव जी। जी सर। सर जिस तरह समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है और बीजेपी भी कर रही है, तो आपको कुछ माहौल मतलब कि चेंज होता नजर आ रहा है कुछ? देखिए जैसे भाजपा को छोटे दलों से कौन सा गठबंधन कर रही है, उसने तो निकाल ही दिया, राजभर को निकाल दिया। अच्छा। सुहलदेव पार्टी को बाहर कर दिया उन्होंने जब पार्टी विरोधी, और किसी को तो कहीं कुछ नहीं। हाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक जनाधार हो गया है, उससे खौफ खा करके अब वो मजबूरी हो उसके सामने हम कैसे लड़ें। अभी तो हम बी टीम कैसे बने, अच्छा। इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और बी टीम बनने के लिए वो कहीं उस समाज का कहीं उस समाज को, कि हम मतलब जिस छोटे छोटे दल और को करते हैं, और ये तो उनका आत्मघाती AIMIM को बी टीम कहते हैं। वो ये AIMM किसकी बी टीम? सपा की बी टीम है। अच्छा। दोनों की भाषा एक है। वो कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, वो सिर्फ ये है, क्या कहते हैं, जैसे सौतन होती है ना जी जी। तो एक दूसरे के सौतन जो होती है वो उधर नहीं कहती, सौतन आपस में ही लड़ती हैं। अच्छा। तो ये दोनों एक तरह से सौतन है, तो और ये आपस में ही एक दूसरे को, वो उसको कहेगी वो इस तरह की है, वो उसको कहेगी, तो ये दोनों सौतन है। इस पे कोई वो दो राय नहीं, दोनों की बातें एक हैं, दोनों की विचारधारा एक है। वो बी टीम का ये अखिलेश जी को ये है कि हम सीधे मुकाबला नहीं कर सकते, हम भाजपा के सामने अभी खड़े होने की स्थिति में नहीं है, तो छोटे छोटे दलों को लेकर के लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और यही नाता है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मजबूती से खड़ी है और वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। सर उमेश द्विवेदी जी, मतलब कि आप बीजेपी की राजनीति में अपने आप को कहाँ देखते हैं? हाँ देखिए, मैं अपनी बात कहूँ तो बचपन में मैं जब विचारधारा से जुड़ा, मैं 89 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी बना, और उसके पहले संघ से मैं शाखा में भी जाता था, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था। एक हमारे प्रचारक हुआ करते थे राजदेव जी, उन्होंने संघ से मुझे जोड़ा था और उनकी शिक्षा भी मुझे मिली थी। तो मैं बचपन से ही विचारधारा से जुड़ा रहा। तो मैंने कभी अपने लिए नहीं, संघ में 2200 प्रचारक हैं, किसी को कौन सी ख्वाहिश है न प्रचार की, न वो एक विचारधारा, एक मन से एक तपस्वी की तरह वो काम कर रहे हैं। तो मैं गृहस्थ जीवन में मेरी भी कोई चाहत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूँ, मैं स्वार्थ से नहीं जुड़ा हूँ। तो मैं जहाँ भी हूँ मैं संतुष्ट हूँ। सर आपको क्या लगता है कि जैसे लोगों का जीवन स्तर कैसे उठ सकता है? देखिए जीवन स्तर उठाने के लिए तो एक तो यह है कि हम अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ें जी, जो कि हम उसके पतन की ओर जा रहे हैं। हमारी जो सनातन संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति, जो हमारी परंपराएं, जितना ज़्यादा लोग पालन करेंगे धीरे धीरे जीवन स्तर बढ़ेगा। और आप जितना ही कंक्रीटों का जंगल बना लीजिए और जितना ही आप उसकी दौड़ बढ़े, तो एक दिखावा तो बन जाएगा, लेकिन मनुष्य पशुवत बनता जा रहा है।
सर, और जीवन लोगों का बेहतर होगा और बढ़ेगा। जी सर। सर, देश में एक बहुत अहम रोल निभाते हैं किसान हमारे। हाँ। तो सर, जब किसान बिल लागू किया गया था तो बताया गया था कि ये किसानों के हित में है। जब हटाया गया तो भी हित में ही कह के हटाया गया। तो सर, ये जरा समझाएं कि अगर हित में नहीं था तो लाया क्यों गया, और हित में था तो हटाया क्यों गया? चलिए, ये आपने अच्छा पूछा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में पहले भी कहा और बाद में भी कहा, जब क्या कहते हैं वो हटाते समय भी कहा था, शुरू में भी कहा था, और बिल किसानों के हित में था। जैसे एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, 4 भाई हैं, तो जो जिद्दी होता है तो वो कभी नहीं मानता, तो पिता का वो करता क्या है कि जिसको सबको लेके चलना है तो चलो भाई, क्या कहते हैं, ये जिद्दी आई मत का छोड़ है। जैसे 4 लोगों को क्या कहते हैं, अब वो तो परिवार चलाना है ना, देश चलाना है, मोदी जी को देश चलाना है, बेहतर है, लग रहा है किसानों के हित में है। लेकिन जब एक वर्ग उसमें कह रहा है कि नहीं हित में है, तो अब उसको या तो उससे अलग करें उसको। तो लेकिन अगर देश चलाना है तो सबको लेके चलना है, तो अगर एक नाराज रहेगा, एक वो रहेगा और वो करता रहेगा, तो कहीं न कहीं उसको मनाना पड़ेगा और उसके लिए अपने को झुकना पड़ेगा। और ये प्रधानमंत्री जी इस नाते वो हुए कि उन्होंने कहा जब इनको नहीं रास आ रहा है तो चलो, जब इनको समझ में आएगा तो फिर देखा जाएगा। मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। हाँ, तो वही कहा ना। तो जैसे जिद्दी लड़का अगर घर में हो जाता है तो उसको कितना भी समझाओ तो वो निरर्थक ही चर्चा करता है ना, तो वो अपनी बात में अड़ा रहता है। तो क्या करता है, बाप हार करके कह देता है कि भैया चलो ठीक है, तुम्हारी बात ही सही। तो वो जो बस मोदी जी ने वही किया। अच्छा, मतलब कि वो जिद्दी बच्चे के आगे घुटने टेक दिए। अब ये चाहे उसको घुटना कर दीजिए, चाहे उसका, क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है नहीं, वो विपक्ष कहे कुछ भी कहे, घुटना टेकना नहीं हुआ। वो उन्होंने अपने बड़प्पन का वो दिखाया कि मैं क्या कहते हैं बड़ा हूँ, मैं जिस दायित्व पे हूँ मैं उसका उन्होंने निर्वहन किया, घुटना नहीं टेका, निर्वहन किया दायित्व का। बाकी मोदी जी कभी घुटन टेकने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वो तो बड़े बड़े उनके सामने घुटना टेक देते हैं, तो ये क्या चीज़ है। अगर वो चाहते कि घुटना वो किया जाए तो घुटनों पे ला दिए होते, लेकिन वो चाहते थे कि देखो ये, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के दायित्व में है, उनको देश को लेकर के चलना है और देश हित में काम करना है। तो इस नाते उन एक जिद्दी बच्चे की तरह टिका, जैसे अड़ियल लोगों को, जिसको क्या कहते हैं किसान न हो, किसान क्या कहें, वो किसान तो है ही नहीं, लेकिन अब किसान के नाम पे चाहे योगेंद्र यादव कौन से किसान हैं, कहीं जितने उस आंदोलनकारी हैं वो सिर्फ सारे के सारे देश विरोधी लोग हैं। लेकिन हमें किसानों को, क्योंकि उसमें कुछ किसानों की आस्थाएं थी, इस नाते उनके लिए टिकैत और योगेंद्र यादव या जो ये उनके नाते प्रधानमंत्री झुके नहीं, उनके साथ जुड़े हुए भारत के जो निवासी, भारत के नागरिक हैं और जो भारत के किसान हैं, उनकी जो आस्थाएं उस नाते जुड़ी थी, जो इन्होंने बरगला दिया, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने वो किया। सर, ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव आने वाले होते हैं तो बहुत सारे वादे करती हैं, चुनाव के बाद वो सब भूल जाती हैं। बीजेपी के साथ भी कई बात ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने भी अपने वादे निभाए नहीं हैं। जैसे लैपटॉप नेट देने का वादा हो गया, या फिर क्या बोलते हैं महंगाई के वादे हो गए, या फिर रोजगार के वादे हो गए, और लोक सेवा आयोग की भी जांच कहाँ पहुंची है ये किसी को नहीं पता है अभी। सर, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या है कि 5 साल के लिए चुनी जाती है सरकारें। जी, जैसे शुरू में प्रधानमंत्री जी आए, 2014 में सरकार बनी, तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने किया, तो बहुत सारे निर्णय उन्होंने 2019 के बाद लिए। धारा 370 हटाना या सीए लागू करना, जो भी सामान्य नागरिक संहिता या जो भी कुछ भी करने का प्रयास किया, वो पहली बार। तो पहले 5 साल तो अपनी जानकारी, अपनी पकड़, अपनी चीज़ों को और जो प्राथमिकताएं होती है उसको पूरा करने में ही लग जाता है, समय बड़ा कम रहता है और आदमी बहुत सारे वादे
करना चाहता है, लेकिन कभी कभी समाज के हित में, देश के हित में कुछ चीज़ें नहीं कर पाता है। लेकिन ये नहीं है कि वादा भाई भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और जिस दिशा में लगती है वो करती है। आज नहीं तो कल वो सारे वादे जो अगर अधूरे रह गए होंगे तो अगली सरकार बनेगी वो पूरा आपको दिखेगा, पूरा कर देगी सरकार। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कभी वो नहीं, हमेशा देश हित में और राष्ट्र हित में और समाज के हित में हमेशा काम की है। और वो तो उसी दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पे ना चल रही है। उन्होंने कहा था कि सबसे समाज का सबसे निचला तब व्यक्ति जो हो, अंतिम व्यक्ति, उसका उत्थान हो, और उसी दिशा में काम हो रहा है। सर क्या होता है कि हम किसी चीज़ पे भरोसा तब करते हैं जब वो काम बोला गया और हो गया हो। तो सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस बार नहीं तो अगले बार जो अगर चुनाव में जीतते हैं तो करेंगे, नहीं, तो सर ऐसे पे जनता भरोसा कैसे करेगी? नहीं, देखिए आप देखिए, अब आप बहुत सारे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि वादा का जो विकास का जो उन्होंने मापदंड दिए थे उस दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी, हाँ कुछ रह गई हैं, बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने पूरी कर दी, कुछ रह गई हैं, उसके लिए वो मतलब समय जितना मिला उसमें वो किए, आगे करेंगे। सर अगर आपको पार्टी से टिकट मिलता है तो आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? देखिए, हम कहना तो नहीं चाहिए, एक बड़ी पंचायत में जाने का अवसर मिलता है। जी सर। आज के वर्तमान समय में, ये मैं मतलब कि दलगत से हट करके बात कर रहा हूँ, वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग स्टेटस सिंबल के लिए चुनाव लड़ते हैं और स्टेटस सिंबल बनते हैं। किस दिशा के लिए जा रहे हैं, किस विधा के लिए जा रहे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं, वो जैसे जिस पंचायत में आप जा रहे हैं तो उसमें होता क्या है कि हमारे क्षेत्र का विकास, लेकिन हम अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश के विकास की दृष्टि से जाते हैं। वहाँ जब सदन में बैठते हैं तो हम पूरे प्रदेश का विषय लेकर के बैठना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को स्टेटस सिंबल के नाते इस नाते नहीं है। मेरा अवसर मिलेगा तो मैं तो देश का और समाज का और सर्व समाज का कैसे हित होगा उस दृष्टि में काम करूँगा, और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का, जो चीज़ें ऊपर की नीतियाँ हैं नीचे तक पहुंच जाएं और लोगों को रोज़गार मिले, और जो विकास हो सकता है विकास, जैसे बहुत सारे लीडर हैं प्रतिपक्ष के, वो अपने क्षेत्र का भी अच्छा विकास करते हैं और प्रदेश के लिए भी अच्छा काम करते हैं, प्रदेश की दिशा के लिए। तो उस सत्ता पक्ष में भी रह करके भी बहुत सारे लोग बहुत कम अच्छा भी काम करते हैं, कुछ कम भी करते हैं। तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि प्रदेश बेहतर कैसे हो, प्रदेश में कैसे हमारा क्षेत्र का विकास और प्रदेश का विकास कैसा हो, इस दिशा में काम करने का प्रयास करूँगा। सर अंत में जनता से कुछ अपील आपकी? हम तो एक ही बात कहेंगे जनता से कि राष्ट्र हित में और सर समाज के हित में और देश हित में भारतीय जनता पार्टी को पुनः चुने और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएं। यही सबसे अपेक्षा है और यही सबसे निवेदन है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी, मैं आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस टॉक शो के योग्य समझा और मुझसे प्रश्न किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, और शुभकामनाएं आपको। तो जैसा कि अभी आप सबने उमेश द्विवेदी जी को सुना, जिन्होंने अपनी पार्टी की नीतियों को साफ करते हुए और हमारे कुछ पेचीदे सवालों के जवाब देते हुए उम्मीद है कि जनता को संतुष्ट किया होगा। हम ऐसे ही आगे आपको ऐसे ही नेताओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। नमस्कार।